हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आनंद एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अबाउट द गांधीयन प्रिंसिपल्स। दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी। दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय गांधी जी ड्यूरिंग द national movement. In order to fulfill the dreams of Gandhi ji, some of his ideas were included as directive principles. They required the states. तो इसमें ये बोला गया है कि गांधी जी भी बहुत सी चीज़ों में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि हमारी कंट्री में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको लेके उन्होंने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए थे और उसमें अपने ड्रीम्स उन्होंने फुलफ़िल किए थे जो वो हमारे देश के लिए करना चाहते थे। आइए देखते हैं कौन कौन से वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। नंबर 1, आर्टिकल 40 टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम with the necessary powers and authority to enable them to function as a unit of self government. तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि विलेज में भी एक विलेज पंचायत होना चाहिए जो विलेज में हो रही कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो ऐसे कोई विलेज पंचायत को हम अथॉरिटी प्रोवाइड करें, कोई तरह की पावर दे जिससे कि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट करे और विलेज में हो रही प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये कुछ चीज़ें बोली गई है आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43 टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज और एन इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन बेसिस इन रूरल एरिया। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इन रूरल एरियाज़ में। कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो ज़्यादातर आपको विलेज एरिया में देखने मिलेगी। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो हम स्मॉल एक छोटे लेवल पे शुरुआत करते हैं, जैसे कि हमारा पार्लर हो गया, हमारा टेलरिंग हो गया और भी कुछ चीज़ें जैसे कपड़ों का बिजनेस हो गया। देन द नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 43B टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल्ड एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इस पॉइंट में ये बोला गया है जैसे कि अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं कि कैसे इंडिविजुअल पर्सन जो है वो आता है मार्केट में और किस तरह से वो एक कंपनी फॉर्म करता है और उसमें कैसे वो डेली बेस वर्क करता रहता है। और एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी भी आपने देखी होगी जिसमें कि इंडिविजुअल पर्सन जो है एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसमें कि मिनिमम 10 to 15 मेंबर्स होते हैं। वो मिलके एक चीज़ पे काम करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो यही कुछ चीज़ें बोली गई है आर्टिकल 43B में कि किस तरह से हम अपनी कंट्री का, अपने स्टेट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 46 टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ST, SC एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि किस तरह से गांधी जी भी चाहते थे कि जो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ना कि उनके साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट करना कि नहीं ये तो वीकर सेक्शन के है तो इनको एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा कोई भी चीज़ें, ऐसे कोई भी थॉट्स हमें मन में नहीं लेने हैं और हर तरह की अच्छी एजुकेशन हमें ऐसे वीकर सेक्शन को भी प्रोवाइड करनी है और ना कि इनको एक्सप्लॉइट करना है। मीन्स इनके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, कोई भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है, ना कि कोई अनफेयर ट्रीटमेंट करना है। इनको भी बराबर का एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो ये कुछ चीज़ें आर्टिकल 46 में बोली गई है। देन द नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 47 टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू आवर हेल्थ। तो आर्टिकल 47 में सिंपल चीज़ें बोली गई है कि हमें अपने कंजम्पशन के लिए, अपने यूज़ के लिए कोई भी ऐसी ड्रिंक्स या कोई भी ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल, मेडिसिन्स का इस्तेमाल नहीं करना है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है और या फिर वो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो ऐसी कोई भी ड्रिंक्स और ड्रग्स हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं अपने स्टेट में, अपने कंट्री में। तो ये कुछ चीज़ें आर्टिकल 47 में बोली है। देन द नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 48 to prohibit the slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि हमें कभी भी अपने काऊ या काऊ के बच्चों को मारना नहीं चाहिए, किसी भी रीज़न से उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हालांकि उनको अच्छी ब्रीड मीन्स अच्छा फूड प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि हमें उनसे अच्छा मिल्क प्रोवाइड हो और अच्छे मिल्क प्रोडक्ट्स हम बना पाए। तो ये कुछ चीज़ें आर्टिकल 48 में बोली गई है। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल्स।
Now move toward the next, liberal intellectual principles. The principles include in the category represent the ideology of liberalism. They direct the state. तो लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का पॉइंट जो है दो चीज़ों को लेके लाया गया, एक है लिबर्टी, दूसरा है इक्वालिटी. द मेन एम इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट. तो जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें किस तरह से हम इंडिविजुअल पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट कर सके और किस तरह से स्टेट के वेलफेयर को और ज़्यादा प्रमोट कर सके, तो उनको लेके कुछ आर्टिकल्स इसमें ऐड किए गए. नंबर 1 इज़ आर्टिकल 44 टू सिक्योर ऑल सिटीज़न अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री. तो आर्टिकल 44 में ये बोला गया है कि हर एक सिटीज़न के यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिक्योर करना मीन्स कि हर एक पर्सन को उसके लॉज पता होने चाहिए और वो लॉज सभी रिलीजन के लिए इक्वल होना चाहिए, सभी सिटीज़न के लिए इक्वल होने चाहिए. तो ये कुछ चीज़ें आर्टिकल 44 में बोली गई है. देन आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years. आर्टिकल 45 में ये बोला गया है कि अर्ली चाइल्डहुड मीन्स जब बेबी बॉर्न होता है तो 1 और 2 ईयर्स का जब बेबी हो जाता है तो हमें उसका स्पेशल केयर करना चाहिए, उसकी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए अंटिल ही इज़ इन 6 years, कि जब तक वो 6 years का नहीं हो जाता या हो जाती तब तक हमें बहुत ज़्यादा उस बच्चे का ध्यान रखना चाहिए और उसका केयर करना चाहिए. देन द नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 48 to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. तो इसमें ये बोला गया है कि किस तरह से हमें अपने एग्रीकल्चर को, हमारे एनिमल हस्बेंड्री की जो एक्टिविटीज़ है कि किस तरह से एनिमल का टेकिंग केयर करना चाहिए, किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए. तो ये सभी चीज़ों को अब मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस में किस तरह से हमें टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी लाइफ को और ज़्यादा ईजी बनाना चाहिए और ये सभी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए. तो ये सब चीज़ें आर्टिकल 48 में बोली गई है. देन द नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. कि किस तरह से हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको इको फ्रेंडली की तरह यूज़ करना चाहिए, ना कि डिस्ट्रॉय करना चाहिए, जलाना चाहिए. तो ये कोई भी काम हमें नहीं करने हैं. हमें अपने फॉरेस्ट को इम्प्रूव करना है, बचाना है, सेफ़ रखना है. हमारी वाइल्ड लाइफ जो है, हमारे एनिमल्स जो है, उन सभी को प्रोटेक्ट करना है. तो ये कुछ चीज़ें आर्टिकल 48A में बोली गई है. देन द आर्टिकल 49 टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इम्पोर्टेंस. तो आर्टिकल 49 में बेसिक चीज़ें बोली गई है कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. ये हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सी आर्टिस्टिक डिज़ाइन जैसे पोइट्री या पेंटिंग्स, कुछ टेम्पल्स जैसे कि सन टेम्पल है जो कोणार्क में है उड़ीसा साइड में. तो ये कुछ स्पेशल मॉन्यूमेंट्स है, कुछ स्पेशल प्लेसेस है जो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और बाहर से लोग देखने आते हैं हमारी कंट्री में. तो ये कुछ चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. देन द नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 50 टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट. तो इसमें ये बोला गया कि किस तरह से हमें जुडिशियरी को सेपरेट करना चाहिए फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पब्लिक सर्विस में से. तो जुडिशियरी के अंदर मींस कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन से लॉ इम्प्लीमेंटेड है या कौन से लॉ के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव जो है वो ये बताता है कि कौन सा लॉ फॉलो होगा, किस तरह से क्या लॉ बनाए गए हैं. तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, हमें इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना चाहिए हमारे स्टेट के अंदर. देन द नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 51 टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन द जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस and to foster the respect for international law and treaty obligation and to encourage settlement and international disputes by arbitration. तो इसमें ये कुछ चीज़ें बोली गई कि इंटरनेशनली भी हमें सबके साथ पीसफुल रहना चाहिए, हर तरह की सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए हमारी कंट्रीज़ में भी, और एक ऑनरेबल रिलेशंस होना चाहिए हर एक पर्सन के साथ, चाहे वो फॉरेनर हो या हमारी कंट्री का कोई पर्सन है, तो उनके साथ हमें एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन मेंटेन करना चाहिए. और कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं हमारे इंटरनेशनली भी किसी और कंट्रीज़ के साथ भी, तो हमें उसको शांति से सॉल्व करना चाहिए, एक सेटलमेंट करना चाहिए, ना कि वॉर क्रिएट करना चाहिए. तो ये कुछ चीज़ें हमारे आर्टिकल 51 में बोली गई है. और यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स.
नाउ द नेक्स्ट इज़ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो लाए गए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट एक बार मैं आपके लिए फिर से रीड कर देती हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट आर द न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, तो इसमें इंक्लूड किए आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंक्लूड किया है न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे कुछ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। गुड बाय।